साथियों, तो आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी हम कर रहे थे और इसी क्रम में जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी का पोर्शन है उसके 3 टॉपिक हमने पूरे कर लिए हैं। आज हम अपना चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो 5 कुल टॉपिक हैं, 5 में से आज हम चौथे टॉपिक अर्थात सतत विकास पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें समझने योग्य है, ताकि अगर आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूँ कि इसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके नोट्स आपको आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमारा एक कोर्स है, वहाँ पर मैंने ये पीडीएफ जो है वो अपलोड की हुई है, तो लिंक में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सतत विकास की। शब्द से ही हमें कोशिश करनी चाहिए डिफाइन करने की चीज़ों को। ठीक है, तो कोशिश आप ये कीजिए कि सतत और विकास इन दोनों शब्दों को आप समझ लें। तो सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, निरंतर, अर्थात जो अनवरत रूप से चलता रहे, रुके नहीं। ठीक है, तो सतत तो चीज़ वही होगी ना जो लगातार काम करती रहेगी, या फिर इसका कोई हास नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की का हास हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को सतत होने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति भी वापस होती रहे। ठीक है, तो ये एक चक्रीय अवस्था होनी चाहिए। जब तक कोई एक चक्र का निर्माण नहीं होगा ना, मतलब बिगड़ना और बनना, जब तक ये नहीं चलता रहेगा तब तक कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई चीज़ बिगड़ने की गति ज़्यादा हो जाए, मतलब डिस्ट्रक्शन की गति ज़्यादा हो जाए, और दोबारा पुनर्निर्माण की गति अगर कम हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो एक संग्रह हमारे पास में है वो कम होता जाएगा, और इसीलिए फिर वो चीज़ असतत हो जाती है, फिर वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी मात्रा में उसको बनना था उससे ज़्यादा मात्रा में वो बिगड़ रहा है। तो सतत और विकास अर्थात एक निरंतर चलने वाली विकास की अवस्था को हम सतत विकास कहते हैं सामान्य शब्दों में। यहाँ पर हम सतत विकास का प्रयोग करते हैं हमारे जीवन और हमारे अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसके बारे में, हमारी प्रकृति जो है उसके विकास के बारे में। तो एक परिभाषा एक हमारे पास में अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो मानक परिभाषा मानी जाती है। दरअसल एक कमीशन जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी 1987 में। इस कमीशन को कहते हैं पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग। 1983 का ये आयोग है। ठीक है, और इसको हम ब्रटलैंड कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रटलैंड जो है वो इसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने सतत विकास की एक परिभाषा दी थी और कहा था कि भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति। देखो, हम विकास क्यों करते हैं, कोई भी विकासात्मक गतिविधि, हम सड़क का निर्माण कर रहे हो, चाहे हम वाहन का निर्माण कर रहे हो, चाहे हम ऊर्जा के स्रोतों का पता लगा रहे हो, ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि लोगों के जीवन को उत्तरोत्तर सुधारा जा सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ना केवल हम अभी की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, बल्कि इसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ छोड़ करके जाए। क्योंकि देखो, हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो उपभोग था उसको संतुलित रूप से किया, नियमित रूप से किया, तभी जाकर के उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा जिसका हम आज उपयोग कर पा रहे हैं। अगर हमसे पहले की पीढ़ियों ने पूरा उपयोग कर लिया होता तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आज जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई हो, उद्योगों से जुड़ी हुई हो, सेवा क्षेत्र की हो, इन सभी गतिविधियों में इस प्रकार का संतुलन कायम करने की जरूरत है, ताकि हमारे उपभोग के लिए भी व्यवस्था होती रहे और इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम चीजें छोड़ सकें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एक तरह से तो परिभाषा ये हो गई कि इस पीढ़ी की जरूरतों को पूरा किया जाए और उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षण किया जाए संसाधनों का। यह है सतत विकास। यही परिभाषा आपकी पूछी गई थी आपके आरएस 2021 के पेपर में, 2 नंबर का ये प्रश्न था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन अब ये मत सोचिए कि इस बार भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब एक बार परिभाषा पूछ ली तो अब थोड़ा डीप उतर करके प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। पर आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या है। सतत विकास आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन खोजता है। तो देखो, हमारा एक तो दायित्व बनता है पर्यावरण का संरक्षण करना, क्योंकि पर्यावरण से हम हैं। अगर पानी शुद्ध है, वायु शुद्ध है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति के जो भी स्वरूप हमारे सामने अगर वो यथावत बने रहते हैं, तभी जाकर के मनुष्य जाति फल फूल सकती है, क्योंकि हम भी अंततोगत्वा प्रकृति का ही हिस्सा है। ठीक है, तो पहला एक भाग हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
दूसरा भाग आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मसलन कि हमारे लिए घर का निर्माण करना, ठीक है, हमारे घर में मिलने वाली सभी सुख सुविधाएं हो गई, शिक्षा हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। आर्थिक रूप से हमारे पास में संसाधन हो, उत्पादन के संसाधन हमारे पास हो। और तीसरी चीज होती है सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति, सामाजिक प्रगति या सामाजिक कल्याण, जिसके अंतर्गत जो ऐसा वर्ग है जो कि बेसहारा है या जो सक्षम नहीं है, उस वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कहीं ना कहीं सामाजिक प्रगति के अंतर्गत आता है। जैसे कि बुजुर्ग हो गए, दिव्यांग हो गए, महिलाएं हो गए, और भी कमजोर वर्ग जो है उनको सबको बराबर की मुख्य धारा में जोड़ना। इन तीनों चीजों का ही संतुलित रूप होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अब हम क्या करते हैं कि एक पर ध्यान देना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया मान लो, तो फिर विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि सोशल प्रोग्रेस पीछे हो जाएगी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पीछे हो जाएगा। हालांकि जब भी हम विकास करने जाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचेगा। आप शुरुआत से देख लीजिए, जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब उसके पास कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन जब उसने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू किया तो उसको जंगल काटने पड़े, ठीक है, औजारों की हमने निर्माण किए और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमने अपने उपभोग के लिए प्रकृति का उपयोग करना शुरू किया, तो हमने धीरे धीरे प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन देखो, प्रकृति की हील करने की एक क्षमता है, प्रकृति वापस से अपने आप को, जब भी हम उसमें कुछ बदलाव करते हैं वो अपने आप को वापस से तैयार करती है, लेकिन उसके लिए उसको समय चाहिए होता है। अब अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की गति तेज कर देते हैं तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, फिर वो बिगड़ जाता है। क्लियर है? तो यह है सतत विकास। मैंने थोड़ा लंबी इस पर बात इसलिए की क्योंकि बात करना जरूरी है, बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। यहां से निबंध भी आपसे पूछा जा सकता है हिंदी वाले पेपर में। इसका एक बार हम जो है पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि पीछे इस बारे में क्या क्या चर्चाएं हुई है। तो दोस्तों 1962 में राचेल कार्सन नामक एक लेखक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। और इस पुस्तक का जब प्रकाशन हुआ उसके बाद ये सामने आया कि किस तरह से आर्थिक विकास की वजह से पर्यावरण में गिरावट हो रही है। तो पहला प्रयास 1962 में आया और उसी के बाद में पर्यावरण पर बात करना शुरू हुई। 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर अर्थात IUCN का जो है स्थापना हुई और इस संगठन ने जो है एक रणनीति प्रकाशित की जिसको जो है उसी में सतत विकास शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। तो IUCN जो कि 1978 में स्थापित हुआ, उसने बाद में चल करके और जो है 1980 में अपनी इस रिपोर्ट में इस मुद्दे पर चर्चा की, ठीक है। क्योंकि ये 1968 में स्थापित हुआ था, जो भी है 1968 या 78, 68 है जहाँ तक मुझे, एक बार आप कंफर्म कर लेना इस चीज़ को। तो ये सारा हुआ। इसके बाद जब ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई जो मैंने बताई आपको 1983 में गठित किया गया था आयोग, ठीक है, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र आयोग जिसको हम कह रहे हैं, जो मैंने पहले ही बताया पर्यावरण और विकास पर, उसने 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड, उन्हीं की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था। तो इस की रिपोर्ट आने के बाद में हमने इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है और इन्होंने तीनों मुद्दों पर, पर्यावरण, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, तीनों की बात की है। इसके बाद आता है हम में से अधिकतर लोगों की जन्म वाला साल 1990, 91, 92, हम में से ज़्यादातर उस समय ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए ये आई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है। UNCD का आयोजन हुआ था, हम सब जानते हैं, रियो के अंदर, ब्राजील में, और इसी के अंतर्गत एक अर्थ चार्टर प्रकाशित किया गया था। और इस चार्टर के माध्यम से भविष्य में न्याय संगत, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। इसी में एक एजेंडा 21 अर्थात 21वीं सदी में हम किस तरह से विकास को आगे बढ़ाएंगे, वो एक जो है इसमें प्रस्तुत की गई। ये एक प्रकार की गैर बाध्यकारी योजना थी और संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई थी। और इसको इस रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसका एक उत्पाद माना जाता है। जब ये सब हो गया तो 2015 में आगे चल करके वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर SDG गोल वाली अवधारणा है वो सामने आई। तो इससे पहले अब 2000 में भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लागू किए गए थे, जिसमें 8 लक्ष्यों पर बात हमने करना शुरू किए थे ताकि सतत विकास को बनाए रखा जा सके या उसको अचीव किया जा सके। और जब वो पूरा हो गया 2015 में, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2015 में चर्चा करते हुए
सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनको हमें 2015 से लेकर के 2030 तक की 15 वर्षों की अवधि में प्राप्त करना है, ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को भी किया जा सके। तो ये लक्ष्य क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। पृष्ठभूमि है, ये आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास को लेकर के विश्व द्वारा किए गए जो भूतपूर्व प्रयास हैं, या फिर इस तरह का कुछ भी पूछ ले तो आप लिख सकते हैं। अब हम एक और शब्द पर बात करते हैं, जो है स्थिरता। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम स्थिरता की बात करें तो दरअसल जो सतत विकास है ये इसी पर आधारित है। ठीक है, हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन सतत विकास कहीं ना कहीं स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। स्थिरता एक दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में सोचा जाता है, जबकि सतत विकास क्या है, सतत विकास उन प्रक्रियाओं और मार्गों को दर्शाया जाता है जो स्थिरता की ओर लेकर जाता है। तो जहां स्थिरता हमारे लिए साध्य है, ठीक है, वहीं पर सतत विकास क्या है, साधन। ये ध्यान रखना है आपको। गांधी जी कहते हैं ना साध्य और साधन वाली बात, आपने एथिक्स में पढ़ा होगा। तो साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना है, तो हमारा लक्ष्य है स्थिरता प्राप्त करना, और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सतत विकास। तो सतत विकास एक्चुअल में कई प्रक्रिया और मार्ग हैं जो कि स्थिरता को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। क्लियर है? अब स्थिरता को जो है अगर हम माने तो वो क्या है, वो दरअसल जो आज की हमारी समस्याएं हैं उनका मुकाबला करने से संबंधित है। अब हमारे पास में जलवायु परिवर्तन की समस्या है, जैव विविधता की हानि हो रही है, पारिस्थितिकी तंत्र से जो भी हमको सेवाएं मिलती है अलग अलग प्रकार की, आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, हर प्रकार की जो सेवाएं हैं वो, या भूमि शरण और जो भी प्रदूषण के रूप हैं, उनसे मुकाबला जब हम करेंगे तभी जाकर के हम स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई स्थिरता। तो स्थिरता एक साध्य है जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं, और सतत विकास उसको प्राप्त करने का एक मार्ग है। अब हम बात करेंगे कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कौन सी क्षमताएं हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोला जाता है अन्योन्याश्रित क्षमताएं। क्या? अन्योन्याश्रित क्षमताएं। अन्योन्याश्रित में अन्य प्लस अन्य, ठीक है, प्लस आश्रित, पता होना चाहिए ना आपको, हिंदी में पूछ सकते हैं। ठीक है, अन्य अन्य आश्रित, अन्योन्याश्रित, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपके अन्य और अन्य में संधि हो जाएगी, तो अन्य में यहाँ पर विसर्ग आएगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है, अन्य है प्लस अन्य प्लस आश्रित, यहाँ दीर्घ स्वर संधि और यहाँ विसर्ग संधि। ठीक है, अन्योन्याश्रित क्षमताएं विकसित करने की हमको आवश्यकता है। क्या क्या है? सबसे पहली है समानता। देखिए, सतत विकास तभी हो पाएगा जब हम समानता की बात करेंगे। कौन सा समानता? एक तो हमारी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं उनके बीच में समानता, मतलब वर्तमान में जो हम हैं तो हमारे अलग अलग लोगों के बीच में समानता, जैसे कि कोई अमेरिका का है, कोई भारत का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, सब में समानता, स्त्री पुरुष में समानता। दूसरा है वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समानता। तो एक तो भीतर और एक बीच, दोनों शब्द। भीतर मतलब एक ही वर्ग के भीतर, जैसे कि हम अगर जयपुर में सब रहते हैं तो जयपुर के लोगों के भीतर समानता। और जब बोलते हैं कि बीच, तो दो पीढ़ियां, वर्तमान और भावी पीढ़ी, तो जैसे दिल्ली और जयपुर के लोगों के बीच में समानता, तो वो हो जाएगा दो पीढ़ियों के बीच में समानता। उस तरह से देखें आप इसको, तो दोनों ही जगह पर समानता की बात इसमें की जाती है। दूसरा है अनुकूलता। ठीक है, तो आघात जो होते हैं उनको सहन करने की एक क्षमता यहां पर जो है विकसित की जाए, जिसको हम बोलेंगे अडेप्ट, कैपेसिटी टू अडेप्ट टू शॉक्स। तो जो शॉक्स हमारे हमको लग सकते हैं या फिर आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जो प्रभाव हम पर होंगे उनको हम सहन कर पाएं, उसको हम बोलेंगे अनुकूलता या अडेप्टेशन। ठीक है, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट पाथवेज। जो आज हम विकास के तरीके अपना रहे हैं उनको परिवर्तन करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। जैसे कि अभी तक हम जीवाश्म ईंधन पर आश्रित थे, अब हम जो है नवीकरणीय ईंधन की ओर बढ़ रहे हैं। या फिर अभी तक हम प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, अब हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें होना चाहिए। फिर तीसरा है कि ना केवल हमको नॉलेज हो, बल्कि नॉलेज को हम एक्शन में बदल सकें। जब तक नॉलेज एक्शन नहीं बनेगा, मतलब हमारे पास फॉर्मूला होना ही जरूरी नहीं है, फॉर्मूला को अप्लाई करना भी हमें आना चाहिए। जब तक हम कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक भी हम सतत विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सतत विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित है ये तीनों चारों पांचों चीजें, अगर ये नहीं होंगी, एक भी नहीं होगी, तो ये बिगाड़ देगा मामला। फिर आता है सहयोग। ऐसी शासन व्यवस्था करना जहां लोगों में सहयोग हो। अब ये सहयोग स्थानीय स्तर पर हो सकता है, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसीलिए आपने देखा होगा
जो हमारे एसडीजी गोल है उनका जो अंतिम और 17वां गोल है वो क्या है, भागीदारी को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि भागीदारी होगी तभी जा करके सब मिलकर के एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर पाएंगे, नहीं तो लोग क्या होंगे, अलग अलग दिशा में भागेंगे। और अंत में आता है मापन। तो मीजरिंग भी होना चाहिए, हमारे पास में कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उसको माप सके, क्योंकि हो सकता है हम गलत दिशा में जा रहे हो और हमें पता ही नहीं है कि हमारे एक्शन की वजह से कहीं उल्टा नुकसान हो रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति को मापने की क्षमता भी हमारे पास होनी चाहिए। ये 6 अन्योन्याश्रित क्षमताएं हमारे पास होनी चाहिए, तभी जाकर के सतत विकास की प्राप्ति संभव है। ये अन्योन्याश्रित क्यों है? क्योंकि हर एक जो है दूसरे पर आश्रित है, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व यहां पर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये सतत विकास हमने समझ लिया, स्थिरता की बात कर ली और हमने इनकी क्षमताएं देख ली। अब हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। तो दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य की जो अवधारणा है ये वैसे तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ही शुरुआत हो गई थी, इस पर बात करना शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन इसको वर्तमान में जो बाध्यकारी रूप दिया गया है वो दिया गया है आपके 2015 से। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने एक एजेंडा अपनाया जिसको बोलते हैं एजेंडा 2030। तो अंतर समझिए आप, एजेंडा 21 तो हमने पहले पढ़ा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के उत्पाद के रूप में आया था 1992 में, जिसमें हमने हमारी विकास की जो रणनीति है उसको तैयार करने पर बातचीत की थी। लेकिन अब 193 देशों ने मिलकर के जो एजेंडा 2030 जो घोषित किया है, ये दरअसल एसडीजी गोल्स की प्राप्ति का एजेंडा है। इसको हम डेवलपमेंट एजेंडा 2030 भी कहते हैं। क्लियर है? इस एजेंडे में 92 पैराग्राफ हैं और इसका अनुच्छेद 59 जो है उसमें हमको 17 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में और 169 जो इसके गोल्स हैं। देखो 17 आपके गोल्स हैं, ठीक है, 169 आपके टारगेट है। अभी हिंदी में क्या होता है, दोनों को लक्ष्य ही लिखा जाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो 17 गोल्स और 169 टारगेट है, ठीक है। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं जिनसे इन टारगेटों का पता चलता है वो है 232। तो ये आंकड़े तो आप याद ही कर लीजिए, आपसे सीधा ही पूछ लेगा कि सतत विकास लक्ष्य क्या है समझाइए, या एजेंडा 2030 क्या है। तो एजेंडा 2030 सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया एक विकास एजेंडा है, जिसके अंतर्गत 17 विकास लक्ष्यों और 169 उसके जो गोल टारगेट्स हैं और 232 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है। अब ये एजेंडा क्या करता है? ये एजेंडा आज की दुनिया और आने वाली दुनिया और साथ साथ हमारे ग्रह के लिए शांति और समृद्धि की बात करता है, ठीक है। ये एक तरह का अंतर सरकारी समझौता है। इस एजेंडे में जो हमने एसडीजी प्राप्ति की बात की है वो एक समझौता है, ठीक है। और ये 2015 के बाद में पूरे विश्व को गाइड करेगा कि हमको कैसे डेवलप करना है। हर एक देश की डेवलपमेंट की पॉलिसीज इसके आधार पर निर्धारित होती है। एसडीजी संकल्प क्या है? एसडीजी संकल्प सहमत सिद्धांतों पर आधारित है और इसका शीर्षक क्या है? द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं, इस पर इसमें बात हुई है। यह 2012 में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जारी किया गया था और एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज है। मतलब कोई भी देश पर यह बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर देशों को अपनी सहमति के साथ में खुद स्वैच्छिक रूप से आगे बढ़कर काम करना है। लेकिन आज ये जरूरत महसूस होने लगी है कि ये वाकई में बाध्यकारी होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत से दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। उन पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों का कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहले चर्चा जून 1992 में हुई, जब मैंने बताया आपको एजेंडा 2021 को अपनाया गया। इसके बाद में सितंबर 2000 में एमडीजी या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए थे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट 8 जो टॉपिक्स थे उन पर चर्चा शुरू हुई थी। आगे हम बात करेंगे इस पे। तो न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था, मिलेनियम शिखर सम्मेलन, उसमें हमने 8 एमडीजी अपनाए थे और इनको 2015 तक प्राप्त करना था। हालांकि हम प्राप्त इनको नहीं कर पाए। 2015 के लिए हमने पहले ही चर्चा करना शुरू कर दी थी। 2012 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ, वहां पर हमने कुछ घोषणाएं की और इसके बाद में जैसा मैंने बताया Rio+20 जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद में हमने क्या किया, ब्राजील के रियो में जो सम्मेलन हुआ 2012 का, वहां पर हमने द फ्यूचर वी वांट, ये जो दस्तावेज हम बोल रहे हैं अभी जो एजेंडा 2030 का, उसको हमने अपना लिया था। फिर हमने इस पर डिस्कशन करना शुरू किया, इसका निर्माण करना शुरू किया और 2015 में जाकर के हमने इसको लागू किया है। एक्शन पे इस पे शुरुआत हो गई है। चलिए अब एक एक करके छोटी छोटी चीजों पर बात कर लेते हैं। एजेंडा 21 मैं बता चुका हूं आपको, जून 1992 में अपनाया गया।
अगर बात करें मिलेनियम शिखर सम्मेलन की, तो ये 2000 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था और इसमें सहस्राब्दी घोषणा को, या फिर बोल सकते हैं कि डेकेडियल जो डिक्लेरेशन है उसको हमने अपनाया था। इसमें 8 लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे? दरअसल ये 8 लक्ष्य अगर आपको याद है ना, तो आप मान लीजिए आपको एसडीजी के भी 8 लक्ष्य याद हो जाएंगे। जैसे कि इरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, जो खतरनाक से खतरनाक जो आपके पॉवर्टी और हंगर की स्थिति है उसको खत्म करना। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति करना, ठीक है। जेंडर इक्विलिटी को और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कम करना, मैटरनल हेल्थ को बढ़ावा देना, HIV, एड्स, मलेरिया और बाकी जो डिजीज है उनको कम करना, और एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल करना, मतलब सतत पर्यावरण को प्राप्ति करना, और लोगों के बीच में भागीदारी को बढ़ाना। ये 8 चीजें इसमें बात की गई। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो तीनों चीजें हैं, ये 3 अभी वर्तमान में हमारे एक गोल के अंतर्गत सम्मिलित हो गए, जो स्वास्थ्य संबंधी गोल है उसमें, ठीक है। इसी तरह से वुमेन जो जेंडर पैरिटी है वो भी हमारे यहाँ पर एक गोल के रूप में वर्तमान में है। एजुकेशन भी है, हंगर वाला भी है, पर्यावरण संरक्षण 2-3 गोल्स के अंदर है, और जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उस पर भी हमने बात की है। तो ये वर्तमान में जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं उनमें सम्मिलित हो चुके हैं वापस से। चलिए आगे देखते हैं। जोहान्सबर्ग घोषणा की मैंने बात की थी, तो 2002 में दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये जोहान्सबर्ग घोषणा अपनाई गई थी, और इसमें प्रयास किया गया था कि एजेंडा 21 और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उनको लेने के लिए या उनकी प्राप्ति के लिए लोगों के बीच में और देशों के बीच में सहभागिता बढ़ाई जाए, भागीदारी बढ़ाई जाए। जैसा बताया, जून 2012 में आपका Rio+20 हुआ और द फ्यूचर वी वांट को हमने अपनाया। इसके बाद 2013 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 30 सदस्यीय ओपन वर्किंग ग्रुप स्थापित किया जिसने इस पर चर्चा की, और फाइनली सितंबर 2015 में हमने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा प्राप्त कर लिया। तो पहले हमने सतत विकास के बारे में चर्चा की थी, और अब हमने यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों के बारे में चर्चा कर ली। एजेंडा 2030 पर मैं और थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। कहाँ से अपनाया गया ये हमने बात कर लिया है। 70वें सत्र में 25 सितंबर 2015 को इसको अपनाया। 17 इसमें लक्ष्य हैं, 169 टारगेट हैं। एसडीजी एक तरह का ब्लूप्रिंट है ताकि सभी लोगों के लिए अच्छे भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। 1 जनवरी 2030 से ये 2016 से प्रभावी हो चुका है, और 2030 तक हमें इसको प्राप्त करना है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इसमें एक फ्रेमवर्क हमको दिया गया है, और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से सभी देशों को अपने अपने देशों में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। एसडीजी बाध्यकारी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन दायित्व बन चुका है क्योंकि मजबूरियां हो गई है इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए। सितंबर 2019 में एसडीजी शिखर सम्मेलन में एसडीजी को प्राप्त करने के लिए जो 2021 से 30 का समय है, इसको कार्रवाई दशक घोषित किया गया है कि इस पीरियड के अंदर हमको एक्शन करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया तो हमारे लिए आने वाला समय और कठिन होगा। ये जो कार्रवाई है ये अलग अलग स्तर पे हो रही है, ग्लोबल स्तर पर हो रही है, लोकल स्तर पर हो रही है, और आमजन के स्तर पर भी हो रही है, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर स्तर पर इसमें काम हो। अगर बात करें 2015 के सम्मेलन की, तो उसमें न केवल 2030 का एजेंडा आया बल्कि उसके साथ साथ आपदा को न्यून करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क दिया गया, ठीक है। तो सेंडाई में ये बैठक हुई थी और इसके अंतर्गत आपदा को कैसे कम करना है इसका एक फ्रेमवर्क है, उसी के आधार पर आपका जो हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी दल हैं वो काम करते हैं। विकास के लिए वित्त पोषण कहाँ से आए, तो फाइनेंस कहाँ से आए, ठीक है। क्लाइमेट फंड जो हैं वो कैसे स्थापित हो, उन पर सब पर हमने अदिस अबाबा एक्शन इसमें जारी किया 2015 में। और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता भी इसमें आया, जिसने फिर क्लाइमेट एक्शन की बात की, और जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान रखने का लक्ष्य है उसको भी यहाँ से स्थापित किया, जो बाध्यकारी रूप से स्थापित किया गया था, ठीक है। ये तीनों चीज़ें भी 2015 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हो, चाहे फाइनेंस करना हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उन पर सब पर उस साल से बात करना शुरू हो गई थी। अब हम इन गोल्स पर ध्यान दे लेते हैं। गोल मिलाकर के कुल 17 हैं। अब याद ऐसे नहीं होते नॉर्मली, तो आप जो है अपने एक चीज़ को याद कीजिए। जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहली हमारी ज़रूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी अर्थात रोटी सबसे पहली ज़रूरत है, तो नंबर 1 पर रखा गया है आपके नो पॉवर्टी और हंगर को, क्योंकि गरीब आदमी रोटी ले नहीं सकता, तो पैसा चाहिए रोटी के लिए, और पैसा चाहिए तो मतलब गरीबी दूर होनी चाहिए। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए पहले नंबर पे हमने रखा पॉवर्टी को।
अर्थात कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, किसी भी प्रकार की गरीबी ना रहे, गरीबी को उसके सभी रूपों में अंत करना है, ये पहला गोल कहता है। जब पैसा आ जाएगा तो पैसा से सबसे पहले आप क्या खरीदोगे? खाने के लिए भोजन, ठीक है। सबसे पहला आदमी खर्च किस पर करता है? पैसा खाने के लिए, भोजन पर। सबसे पहली जरूरत होती है हमारी भोजन। तो जीरो हंगर, किसी तरह की भुखमरी की कोई स्थिति कहीं पर भी ना हो, ये दूसरा लक्ष्य हमने इसमें रखा है। तीसरा लक्ष्य अब क्या होगा? जब पेट भर के भोजन हो गया, लेकिन भोजन मिलने के बाद भी कई बार भोजन खाने का भी मन कब नहीं करता? जब हमारे पास में स्वास्थ्य सही नहीं हो। तो गुड हेल्थ हो और वेल बीइंग हो, मतलब भोजन तो हो लेकिन भोजन ऐसा हो जो पोषण युक्त हो, ठीक है, और इसके साथ साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहे। तो स्वास्थ्य संबंधी मामलों को हमने तीसरे गोल में यहां पर लिया है। जब ये तीनों चीजें हो जाए तो उसके बाद में फिर हम बात करते हैं व्यक्ति की उन्नति की, आगे बढ़ाने की, और वो पहला काम होता है शिक्षा से। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा। तो क्वालिटी एजुकेशन, ताकि लोग शिक्षित हों और सक्षम बने, ठीक है, क्योंकि आप एक बार किसी को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षित व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के अपना भरण पोषण कर सकता है। जब क्वालिटी एजुकेशन हो जाती है तो क्वालिटी एजुकेशन के बाद अगला आता है जेंडर इक्वलिटी, मतलब भेदभाव की खत्म करना। मैंने आपको बताया था ना कि सतत विकास के लिए 5 जो चीजें हैं उनमें समानता भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जेंडर इक्वलिटी, महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव को खत्म करना, ये बात इसमें की गई है। इसके बाद हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन, क्योंकि अगर पानी साफ नहीं है और सैनिटेशन नहीं है तो हमारा तीसरा गोल खतरे में पड़ जाता है। इसलिए पानी को साफ करने की बात हम यहाँ पर करते हैं। छठे के बाद में सातवां आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो सातों दिन सूर्य उगता है और इसीलिए सातवां जो है एनर्जी या ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सातवें नंबर पे हमको चाहिए साफ स्वच्छ ऊर्जा और किफ़ायती दामों पर। हर व्यक्ति के पास आज ऊर्जा उपलब्ध नहीं है, और अगर है तो वो बहुत महंगी है। तो इसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं? लगातार बदल रहे हैं हमारे पैटर्न्स को, जिन पर हम पहले रिलाई करते थे उन चीज़ों को अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जब ऊर्जा आ जाती है तो उसके बाद हम अच्छे काम की दशा और आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, ठीक है। देखो, शुरुआती सारी चीज़ें सामाजिक है, आप हर मुद्दे को देख लो, ये सारे सामाजिक मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हम जो है आर्थिक मुद्दों पर आ गए। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद में इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो विज्ञान को भी बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो लोगों की सुविधाओं के लिए। 10वें नंबर पे फिर आता है रिड्यूस इनइक्वलिटीज, अर्थात जो असमानताएं हैं देशों के भीतर और देशों के बीच, दोनों प्रकार की असमानता को समाप्त करना। 11वें नंबर पे है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो हमारे जो शहर हैं, क्योंकि आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरों में रह रहा है, इसीलिए शहरों को सतत विकास युक्त और हमारे समुदायों को भी इस तरह का रेजिलिएंट बनाया जाए ताकि वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सके, स्मार्ट बन सके, उसके लिए काम करना है। फिर आता है 12वां कंजम्पशन। बढ़ती आबादी के साथ में हमारे पास संसाधन कम होते जा रहे हैं, इसलिए उपभोग को अगर हम कम करें तो दो तरीके, या तो हम जो है उपभोग करना ही छोड़ दें, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि मनुष्य उपभोग के बिना जीवित नहीं रहेगा। तो उपभोग करें, लेकिन इतना ही करें जितने की आवश्यकता है, और किसी तरह का कोई वेस्टेज हम ना करें, उस पर हमको प्रयास करना है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्लाइमेट एक्शन। चौथा फिर है लाइफ बिलो वाटर और फिर है लाइफ ऑन लैंड। तो ये तीनों के तीनों पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पहला, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेट, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, उसको रोकना। दूसरा, समुद्र या जलीय जीवों के लेकर के जो हमारा वर्तमान में जो एजेंडा है उसको चेंज करना और उनका संरक्षण करना। और 15वां, जो भी धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनका संरक्षण करना। जब ये सब हो जाए तो फिर हम बात करते हैं फिर पीस की, जस्टिस की, और हमारी संस्थाओं को मजबूत करने की, लोकतांत्रिक संस्थाओं को और बेहतर बनाने की, ठीक है, शांति स्थापित करने की, न्याय देने की बात हम करते हैं। और इन सब के लिए 17वां गोल हमने रखा है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब इन गोल्स की प्राप्ति के लिए भागीदारी। हालांकि हमको इसमें उल्टा चलना पड़ता है। सबसे पहला हमारा गोल जो हमको प्राप्त करना है वो है भागीदारी। जब तक हम भागीदारी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। हमें उल्टा चलना पड़ेगा। हम पहले पार्टनरशिप करें गोल के लिए, उसके बाद में हम पीस और जस्टिस की बात करें, हमारे संस्थाओं को मजबूत बनाएं। ये मजबूत संस्थाएं फिर पर्यावरण का संरक्षण करेगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो है कंजम्पशन को कम किया जाएगा। जब हम ये सब कर पाएंगे तभी जाकर के आगे हमारा दूसरा लक्ष्य, आर्थिक रूप से जो हमारे तीनों गोल्स हैं चारों,
उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारे शहरों को बेहतर बनाने, हमारी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने। और जब ये सारा हो जाएगा तब जा कर के हम फिर जेंडर इक्वलिटी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, जीरो हंगर और नो पॉवर्टी तक पहुंचेंगे। उल्टा चलना है इसमें, पहले पार्टनरशिप फॉर द गोल्स होनी चाहिए, तब जाकर के बाकी चीज़ें होगी। जब तक पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक सब लोग एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि कई देशों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज है वहाँ पर स्थिति बिगड़ी हुई है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सबको हमें रोकना होगा। आगे देखें तो ये सतत विकास लक्ष्यों के मैंने सारे लक्ष्य आपको बता दिए हैं, ठीक है। इनको लेकर के हमारे राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पर कुछ संकेतक भी हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 232 संकेतक आपके एसडीजी गोल्स के भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अपने भी संकेतक जारी किए हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 286 संकेतक हैं, राजस्थान में राज्य स्तर पर 330 संकेतक है और 226 जिला स्तर पर संकेतक हमारे पास हैं। इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसी के अनुरूप हम लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको इकोनॉमी जो राजस्थान का है वो तैयार करने में मैं मदद कर रहा हूँ। दरअसल इकोनॉमी में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, खास करके 40+ मार्क्स आपके कवर होते हैं 65 नंबर में से, और इसके लिए आपको जरूरी है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। 10 नंबर का ये पोर्शन तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ इन वर्ल्ड इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमी के लिए मैंने अपने बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल कराए हैं जो माइंड मैप में है, मतलब आपको पूरा बना कर दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए रिको की हम बात कर रहे हैं तो उसकी विभिन्न, उसकी स्थापना किस तरह से हुई, ठीक है, उसका इतिहास क्या है, उसके कार्य क्या हैं, और उसके द्वारा जो है योजनाएं कौन सी चलाई जा रही है, ये सारा आपको बहुत अच्छे पैटर्न्स में बना हुआ मिलेगा। एक बार आप मेरी माने और ये कोर्स जरूर देखिए हमारी एप्लीकेशन पर। इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो पेपर्स के नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पर चल रही हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 5P अवधारणा को। तो 5P एक अवधारणा है, पूछ सकता है डायरेक्ट। हमने क्या किया है, अपने जो गोल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला पीपल, अर्थात पी से शुरू होने वाले वर्ड्स, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस और पार्टनरशिप। पहले हम इन 3 पर काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने इन दोनों पर भी काम करना शुरू कर दिया। पीपल की बात करें तो पीपल में कुल 6 गोल हैं जो 1 से लेकर के और 6 तक है, ठीक है। इन सारे गोल्स में क्या क्या है, इन सारे गोल्स में पॉवर्टी को कम करना, भुखमरी को खत्म करना, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना, ठीक है, वेलबींग को बढ़ाना, क्वालिटी एजुकेशन देना, लिंग जो भेदभाव है उसको कम करना, और इसके साथ साथ स्वच्छ पानी और स्वच्छता का ध्यान रखना। फिर समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक होती है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करना और उसको क्लीन करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज़ की बात करना, और इसके साथ साथ हमारे सिटीज़ को स्मार्ट बनाना, ठीक है, जो इक्वलिटी है उसको स्थापित करना देशों और देशों के भीतर। फिर ग्रह की बात करें तो ग्रह को लेकर के हमने 11 से लेकर 15 तक, क्योंकि शहरों में हम रह रहे हैं तो हमारे संधारणीय शहर होने चाहिए, कंजम्पशन हमारा लिमिटेड होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन पर हम काम करें, लाइफ ऑन वाटर और लाइफ ऑन लैंड, इन पर भी हम काम करें। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गए सारे, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल। तो पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, ठीक है। फिर आता है 2, पीस और पार्टनरशिप। ये दोनों फोस्टरिंग पीस एंड पार्टनरशिप के अंतर्गत आते हैं। 16वां और 17वां लक्ष्य क्रमशः इसमें सम्मिलित है। इसको हम 5P अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो 5P अवधारणा अगर पूछे बता देना। 3P पूछे तो पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र की कुल मिलाकर के 3 रिपोर्ट्स जारी होती है। पहली रिपोर्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तीनों रिपोर्ट को अलग अलग संस्थान जारी करते हैं। दूसरी है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, और तीसरी है केवल सतत विकास रिपोर्ट। तो देखो 3 शब्द सब में आ रहे हैं, सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट। खाली पहली रिपोर्ट में वैश्विक जुड़ जाएगा, दूसरी रिपोर्ट में लक्ष्य जुड़ जाएगा, बस इतना सा है। अब ये क्या है रिपोर्ट्स, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट जो है, ये द फ्यूचर वी वांट जो हमारा डॉक्यूमेंट था, हमने पढ़ा था 2012 में, Rio+20 में इसको दिया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उन्होंने 15 वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया है। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट वैज्ञानिक आधार पर जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 2019 में इसकी पहली रिपोर्ट आई थी और 12 सितंबर 2023 को इसकी दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। संकट का समय, परिवर्तन का समय, सतत विकास में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए विज्ञान का क्या रोल हो सकता है, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो परिवर्तन हमें करने हैं उन पर प्रकाश डालती है। क्लियर हो गया?
तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 15 वैज्ञानिकों का जो स्वतंत्र समूह है उसके द्वारा जारी की जाती है 4 साल में एक बार। फिर है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट पिछली वाली वैज्ञानिकों का समूह करता है, ये ऑफिशियली संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये रिपोर्ट प्रगति की निगरानी करती है कि हमने कितना डेवलपमेंट कर लिया। तो 2030 की रिपोर्ट जो है एक व्यापक मध्य बिंदु मूल्यांकन प्रदान कर रही है। अभी हाल ही में आई थी 2023 में एक रिपोर्ट 2030, क्योंकि 2015 से जब हम 2030 पे जाते हैं ना तो बीच में एक पड़ाव आता है, उसको हम बोलते हैं 2023, ठीक है, बिल्कुल मिडिल हो गया ना। तो हमने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें ये देखने का प्रयास किया कि हम कहाँ तक बढ़े। तो ये रिपोर्ट बताती है कि बहुत से संकट वर्तमान में हमारे सामने है, ठीक है, और उन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है? रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान समय में हमारे सामने जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है क्लाइमेट क्राइसिस, तो जलवायु संकट जो हमारे सामने उत्पन्न हो चुका है वो, कन्फ्लिक्ट्स विद, अब देख लो आप लगातार हमास इजराइल और इनका कन्फ्लिक्ट हो गया, उससे पहले यूक्रेन रूस का कन्फ्लिक्ट हमने देखा, ठीक है, या फिर हिंद महासागर क्षेत्र में जो कन्फ्लिक्ट की स्थिति है, भारत चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट है, ये सारा। ग्लूमी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं हो रही, कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। और कोविड-19 के इफेक्ट, मतलब बाद के इफेक्ट जो वर्तमान में हमको देखने को मिल रहे हैं, इन सब पर इस रिपोर्ट ने बताया है कि इन चीज़ों ने एसडीजी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्रगति में कमी सार्वभौमिक, मतलब हर जगह कमी हुई है, लेकिन जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 2030 तक हमको तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक प्लान भी इसमें दिया गया है। पहला है कि इसमें हम क्या करें, रिकमिट टू ट्रांसफॉर्मेटिव एसडीजी एक्शन, हम ऐसे एसडीजी उपाय अपनाएं जो वास्तव में लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए। एडवांस इंक्लूसिव पॉलिसीज फॉर इक्वलिटी, हमारी नीतियां इस तरह की होनी चाहिए ताकि समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। स्ट्रेंथन कैपेसिटी फॉर एसडीजी प्रोग्रेस, एसडीजी की जो प्रगति है उसको मापने के लिए, मैंने बताया था ना मापन भी एक अनुन्याश्रित प्रक्रिया है, तो मापने के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी। रिकमिटिंग फाइनेंस एसडीजी फॉर ऑल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की व्यवस्था इसमें की जाए क्योंकि बिना पैसे ये संभव नहीं है। और स्ट्रेंथन यूएन सिस्टम फॉर एसडीजीज, खुद यूएन का जो सिस्टम है उसमें भी बदलाव किया जाए। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में की गई है। अगली रिपोर्ट है हमारी सतत विकास रिपोर्ट या फिर एसडीआर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसको 2012 में स्थापित किया गया था, ठीक है, और इसने जो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट दी है वो है जून 2023 की। इस रिपोर्ट में इसने मूल्यांकन किया है और 8वीं बार ये मूल्यांकन सामने आया है। ये रैंकिंग देता है। सतत विकास रिपोर्ट क्या करती है? रैंकिंग देती है। तो पहला था वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, दूसरा था सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। पहली वाली जो है संयुक्त राष्ट्र के अधीन 15 वैज्ञानिकों का स्वतंत्र समूह करता है, और ये तीसरी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के ही अधीन सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा की जाती है। क्लियर है? 122 संकेतकों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो 232 है उसमें से 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की प्रगति का आकलन इसमें किया गया है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष पर हैं, बिल्कुल क्लियर है, हमेशा यही रहते हैं ज़्यादातर रिपोर्ट में। और 2020 की अगर हम बात करें तो जब महामारी फैली उसके बाद में चीज़ें बदल गई हैं, और इसीलिए हमको अब हमारा जो निवेश का तरीका उसको बदलना पड़ेगा और पैसा बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आवश्यक है हमको 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2025 तक। हालांकि ये बटोरना थोड़ा बहुत मुश्किल है। स्पिल ओवर इंडेक्स भी इसमें दिया गया है, 3 आयामों के आधार पर स्पिल ओवर का आकलन करता है, ठीक है। ये क्या क्या है? व्यापार, अर्थव्यवस्था और वित्त में सुरक्षा में शामिल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। तो पहला व्यापार है, दूसरा है अर्थव्यवस्था और वित्त, और तीसरा है पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। इनके आधार पर स्पिल ओवर इंडेक्स इसमें तैयार किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का क्या प्रदर्शन है देख लीजिए। भारत की रैंकिंग है 112 166 देशों में, और हमारा स्कोर है 63.4। क्लियर है? चलिए, हमने लगभग हर जगह वृद्धि की है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमारे गिरावट हुई है, जैसे कि इनइक्वलिटीज़ को हम कम नहीं कर पाए हैं, और लाइफ ऑन लैंड में भी गिरावट देखने को मिली है। चलिए, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की। तो दोस्तों, द फ्यूचर वी वांट जो Rio+20 का था, उसी के माध्यम से 2012 में
संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की स्थापना की गई, जो कि लगातार अनुवर्ती समीक्षा करता है और केंद्रीय संयुक्त राष्ट्र मंच के रूप में काम कर रहा है। इसने एक सतत विकास आयोग का भी गठन पहले जो सतत विकास आयोग था उसका स्थान इसने लिया है। भारत की बात करें तो भारत भी लगातार काम कर रहा है इस क्षेत्र में। भारत ने राष्ट्रीय सांकेतिक फ्रेमवर्क रिलीज किया है, जिस पर मैं आपसे चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर मॉनिटरिंग करता है एसडीजी की। नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग ने जो है कोशिश की है कि लोगों के बीच में रैंकिंग्स जारी की जाए, एसडीजी की इंडेक्स जारी किया गया ताकि कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इसके अलावा आयोग कोशिश कर रहा है कि गुणवत्तापूर्ण विकास करने का काम हम करें, और इसके लिए वो सभी जो हितधारक हैं उनको साथ में लेकर काम कर रहा है। अब बारी आती है कि राजस्थान और बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, भारत में जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसमें क्या हो रहा है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स हमारे यहाँ पर एक अलग से जारी किया गया, जैसे इंटरनेशनल इंडेक्स है उसी तरह से नीति आयोग इसको देखता है, ठीक है। और 2018 में ये सूचकांक लॉन्च किया गया था ताकि हमारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा करके उनको आगे सबको एक साथ बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 3 जून 2021 को जारी किया गया था। इसमें 115 संकेतक और 17 गुणात्मक मूल्यांकन है, और ये काफ़ी चीज़ों को कवर करता है। तो बेसलाइन रिपोर्ट ये यहाँ पर दी हुई है, फिर उसके बाद में 2019-20 की रिपोर्ट और 20-21 की रिपोर्ट। इनमें अलग अलग टॉप स्टेट्स मैंने दिए हुए हैं। अभी वर्तमान में अगर हम देखें जो नई सबसे नवीनतम रिपोर्ट है 2020-21 की, उसमें केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सबसे टॉप पर है। इसी तरह से टॉप यूटीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली है और लक्षद्वीप है, जबकि राजस्थान को इसमें 13वीं रैंक और 60 स्कोर मिला है। ओवरऑल स्कोर कितना, 66। तो ये है दोस्तों एसडीजी के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको पूरी बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरएस जंक्शन पे और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।